नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस हिसाब से मैंने DSSB का पेपर क्रैक किया, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी बिना किसी कोचिंग के। और पेपर फर्स्ट के अंदर मेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि मेरी कौन सी बुक थी, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने कहाँ से पढ़ा और कौन से पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया, जिससे कि मेरे 83 मार्क्स आए फर्स्ट पेपर में और टोटल मिला के मेरे 130 मार्क्स आए थे। तो आज इसी संबंध में हम बात करने वाले हैं। हालांकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये क्लियरिटी नहीं है कि किस हिसाब से पढ़ें और उनकी बुक कौन सी होनी चाहिए और कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, या फिर कहीं यूट्यूब से क्लास लेनी है या फिर कोचिंग लेनी है, कहाँ से किस हिसाब से कवर करें। अभी तक उनका ये कवर नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया है। तो आज उसी संबंध में बात करने वाले हैं। आपको जैसा कि अभी थोड़े दिनों पहले कैलेंडर आया था, एग्ज़ाम कैलेंडर DSSB ने जारी किया था, उससे ये तो क्लियर हो गया था कि अभी जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी है नहीं। आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने एकदम कंफर्म है DSSB TGT वालों के लिए। 2 से ढाई महीने एकदम कंफर्म है कि आपके पास इतना टाइम तो है ही, क्योंकि अगस्त और सितंबर दोनों मंथ में होने वाली है नहीं है एग्ज़ाम। TGT की कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी अभी, और TGT की एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर के बाद अक्टूबर महीने में शुरू में नहीं होने वाली, ये मिड अक्टूबर के बाद में होंगी। तो इस हिसाब से आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप अभी भी अच्छे से ठीक से तैयारी करना शुरू कर देते हो तो भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि क्या सर हम अगर अब तैयारी चालू करते हैं तो क्या अच्छे से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है और ढाई महीने काफ़ी होते हैं DSSB के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसकी तैयारी कैसे करते हो, आप उसे पढ़ते किस हिसाब से हो। अगर आपने इसे सही तरीके से पढ़ा है, आपने स्मार्ट स्टडी की है, तो आपका एग्ज़ाम निकलना काफ़ी इजी हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि DSSB का एकदम प्रॉपर सिलेबस होता है, वो अपने सिलेबस से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता, और इसने अपना एकदम प्रॉपर सिलेबस जो पिछले सालों से चलता आ रहा है, उसके अलावा इन्होंने अपना अभी इंडिकेटिव सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो इसके फिक्स टॉपिक है और फिक्स सिलेबस है जहाँ से DSSB क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने उन्हें जान लिया कि इसका सिलेबस क्या है, इनके वो टॉपिक क्या हैं जहाँ से DSSB क्वेश्चन पूछेगा और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने वो पता कर लिया तो DSSB क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप सही तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हो, ये नहीं कि आप किसी एक बुक को ले लिए और उसके पीछे पड़ गए, उसी को पूरे पढ़े जा रहे हो और बाकी सब्जेक्ट का कोई पता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अभी आपके पास 2 महीने पड़े हुए हैं, तो अगर आप इन महीने में आप स्मार्ट स्टडी करते हो, सही तरीके से पढ़ते हो, तो आप DSSB बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। DSSB का एग्ज़ाम आप अच्छे से आराम से निकाल लो। जब मैंने DSSB की तैयारी की थी तो मेरे पास भी तकरीबन 2-2.5 महीने ही थे, और मैंने उन्हीं 2-2.5 महीने में अपनी तैयारी की थी। लेकिन मुझे पता था कि DSSB किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगी और कहाँ से पूछेगी। मैंने पूरा एनालाइज कर लिया था कि कहाँ से क्या पढ़ना है मेरे को, कौन सी बुक कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आपका वो पहला होता है कि ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज उसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर आपको DSSB का कोई भी पेपर क्लियर करना है, फिर चाहे वो TGT हो, PGT हो, PRT हो, या फिर अदर जो नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम है वो क्लियर करने, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर फर्स्ट। और ख़ासकर TGT, PGT और PRT के अंदर पेपर फर्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसमें आसानी से बहुत ईजीली 85 अबव मार्क्स कवर कर सकते हैं। क्यों कवर कर सकते हैं? क्योंकि इसमें आपको जैसे पता होगा कि टोटल 5 सब्जेक्ट होती हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK होती है, जिनके अंदर कम से कम 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनको 3 सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट 18+ मार्क्स लेके आ सकता है। 5 सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 3 सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे आपकी जो आपके अच्छे होंगे, या फिर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आप उनको अच्छी पकड़ कर बना सकते हो। उनके ऊपर आप उन टॉपिक को सबको आसानी से कवर कर सकते हो और उनके अंदर 18 से लेकर 20 के बीच में मार्क्स लेके आ सकते हो आप। तो अब इसी से रिलेटेड हम पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस के अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ये मैं आज इस बारे में बताऊंगा कि कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से DSSB क्वेश्चन पूछता है, और
कौन सी सब्जेक्ट वो हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिन सब्जेक्ट में आप 18 से लेकर 20 मार्क्स लेके आ सकते हो और उनमें किस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो इसी में सबसे पहले हम जीके से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जीके सभी को लगभग ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। इसमें काफ़ी सिलेबस कवर करना पड़ता है और उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे कि आपको सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है कि आपके 15+ मार्क्स आ सकें। आपका अगर जीके अच्छा नहीं है तो कम से कम एवरेज, अबव एवरेज आप मार्क्स लेके आ सकते हो, यानी कि कम से कम 15 मार्क्स इसमें लेके आओ। ऐसा क्या पढ़ें कि आपके 15 मार्क्स आ जाएं। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहले बात करेंगे हम जीके की। पेपर फर्स्ट के अंदर जीके का कंप्लीट सिलेबस, ये सारा सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सारे टॉपिक डाल दिए हैं जो है। अब इसी के अंदर बात करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। उसी के अंदर मैं सबसे पहले आपको सिलेबस डिटेल से बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको, सिलेबस को। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर एंशेंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसके बाद में आ जाती है इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर आप देख लो ये सारे टॉपिक हैं ये। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में आ जाती हैं इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद में आ जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद में कंप्यूटर, इसके बाद में आ जाती है साइंस आ जाती है और इकोलॉजी आ जाती है। उसके बाद में स्पोर्ट्स आ जाते हैं और जो करंट अफेयर आ जाता है। ये सारा कंप्लीट सिलेबस है अपना जीके का, ये सारा कंप्लीट सिलेबस है, ये सारा देख लो आप अच्छे से। तो इनके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना ही है। उसके अंदर आ जाती है एक तो हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आप हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है और ज्योग्राफी पढ़नी है। ये तीनों तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद में आप इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक आधा क्वेश्चन आता है, आप उसको छोड़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन चारों सब्जेक्ट को छोड़ दें, क्योंकि इन चारों में से तकरीबन 3 क्वेश्चन आएंगे या 2 क्वेश्चन आएंगे मिला के 30 चारों सब्जेक्ट को। तो अगर आप इनका सिलेबस देखोगे कि तो इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इन चारों सब्जेक्ट के पीछे पढ़ोगे उससे बेटर होगा कि आप और किसी सब्जेक्ट को कवर कर लो। इन चारों सब्जेक्ट के बजाय आप पूरी इंग्लिश कवर कर सकते हो, पूरी हिंदी कवर कर सकते हो और पूरी मैथ और रीजनिंग कर सकते हो। ये देख लो, या तो ये चारों सब्जेक्ट कवर करो या इसके बजाय वो चारों जो बाकी बची हुए वो सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन चारों सब्जेक्ट को छोड़ दो। उसके बाद में आ जाती हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको पढ़ना है। उसके बाद में स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है और जो स्टैटिक जीके होता है, ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, कुछ डिटेल से बता देता हूँ कि कौन से वो स्पेसिफिक टॉपिक हैं जहाँ से DSSB जीके के अंदर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, एक तो हो जाता है सिविलाइजेशन, सभ्यताएं, चारों वेद, 4 जो वेद हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बौद्ध और जैन धर्म ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा वंश यानी कि डायनेस्टी, उनके फाउंडर और उनकी कैपिटल ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया सारा का सारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मैं बता दूं, सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है। बौद्ध और जैन धर्म से इनसे 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, 1 से 2 क्वेश्चन बौद्ध या जैन धर्म से आते हैं। वेद, चारों वेदों में से कन्फर्म 1 क्वेश्चन आता है। उसके बाद में वंश, उनके संस्थापक और राजधानियाँ, इनसे 1 क्वेश्चन कन्फर्म होता है और इनका ये टॉपिक इसलिए भी बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप बहुत इजी से कवर कर सकते हो। अगर आप एक टॉपिक लेते हो तो 1 घंटे में आप वो टॉपिक कवर कर सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर जो गांधी जी के जो आंदोलन वगैरह थे वो सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको, और आपको कांग्रेस से रिलेटेड, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड वो वाले सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। 1857 की क्रांति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो वो वाले 3-4 टॉपिक है जो थोड़े से अच्छे खासे बड़े हैं, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है और आपको वो वाले टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ये था हिस्ट्री का। और इसके बाद में हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस आ जाती है अगली सब्जेक्ट। तो पॉलिटिकल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से इस फर्स्ट पेपर के अंदर तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि खाली पॉलिटिकल साइंस से होते हैं। उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आर्टिकल्स।
उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्टिकल्स, यानी जो भी कंप्लीट आर्टिकल है वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनसे डीएसएसबी पक्का 2 के आसपास क्वेश्चन पूछ लेती है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से डीएसएसबी क्वेश्चन पूछ लेती है लगभग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, यहाँ से डीएसएसबी क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद में अनुसूची आ जाती हैं, जो शेड्यूल्स हैं वो आ जाती हैं, यहाँ से डीएसएसबी पूछती है। और उसके बाद में आ जाते हैं संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेती है कि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये इन्होंने कहाँ से लिया, यानी कि संविधान का जो संसदात्मक प्रणाली है वो कहाँ से ली है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर जैसे ये पूछ लेंगे कि जो संविधान के अंदर आपातकाल का जो सिस्टम है वो कौन से देश से लिया गया है, यानी कि इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो कौन से देश से लिया गया है। तो इस हिसाब से ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये सारे के सारे यानी कि तकरीबन 4 टॉपिक हो गई। ये चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पॉलिटी से इन्हीं से क्वेश्चन पूछती है लगभग, यानी कि ये आप मान के चलो अगर आपने ये चारों कर लिए तो आपके इनसे पॉलिटी लगभग कवर हो जाएगी। इनसे बाहर नहीं पूछती, मैंने देखा है जैसा कोई 1-2 बार आया होगा जो अदर टॉपिक से पूछा होगा, जैसे कभी राष्ट्रपति से पूछ लिया या फिर कभी प्रधानमंत्री से, ये 1-2 बार होता है। जो अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट से हो तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अगर आप एसएसटी से नहीं हो तो मैं कहूँगा कि आप बस केवल ये पढ़ो, इन्हीं से आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा पेपर फर्स्ट के अंदर। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगली सब्जेक्ट इसी के अंदर आ जाता है करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है पेपर फर्स्ट के अंदर, जीके के अंदर, क्योंकि लगभग सबसे पहले ये एक टॉपिक है जिसके अंदर से डीएसएसबी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछती है पेपर फर्स्ट के जीके के पोर्शन में, यानी कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। इससे लगभग ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद में पॉलिटी, उसके बाद में हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं। और एक ज्योग्राफी का आपका अलग से बताऊँगा मैं। तो अगर आपने ये वाले टॉपिक पढ़ लिए तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर करता है, तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन ये कवर कर लेता है, 7 से 8 क्वेश्चन के लगभग। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेंसेक्स यानी कि जनगणना के बारे में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं जनगणना के बारे में। उसके बाद में आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनके मुख्यालय यानी कि उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। या फिर यूएन के अंदर कितने देश शामिल हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बुक और ऑथर, किताब और लेखक, ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर से डीएसएसबी हर बार एक क्वेश्चन पूछती है। फेस्टिवल्स और डांस, ये दोनों टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके अंदर से भी लगभग दो क्वेश्चन के आसपास में पूछ लेते हैं। जिनके अंदर शास्त्रीय नृत्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके डांसर कौन से हैं, ये वाला डांसर कौन से नृत्य से रिलेटेड है, कौन से डांस से रिलेटेड है। तो ये वाले टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में अवार्ड्स, जो कि अभी करंट में जो अवार्ड दिए गए हैं, किससे रिलेटेड अवार्ड दिए गए हैं, वो वाले सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र हो जाएंगे। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से तकरीबन 2 क्वेश्चन पूछती है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लगभग स्पोर्ट्स से ही होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स के इवेंट होते रहते हैं और उनसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, डीएसएसबी पेपर फर्स्ट के जीके के अंदर। तो आपको स्पोर्ट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। स्पोर्ट्स के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि ये वाला वर्ड कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जैसे विकेट, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। उसके बाद में रनआउट, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। या फिर क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर कितने मेंबर होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इन वाले टॉपिक पे काफ़ी ध्यान दें। अब बात आ जाती है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ। ये वाले टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ मैं कौन से हो जाते हैं। इनके अंदर एक टॉपिक हो जाता है भू आकृति प्रदेश या पर्वत एवं पठार। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से पूछता है डीएसएसबी क्वेश्चन। या फिर उसके अलावा अपवाह तंत्र यानी कि नदियाँ और उनके एरियाज़, कौन से एरिया में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। या फिर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि उत्तरी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर उसके बाद में कृषि या फिर जलवायु, यानी कि ये फसल कौन सी क्लाइमेट की है, ये फसल कौन से टाइम में बुआई की जाती है, कौन सी खरीफ की या कौन सी रबी की फसल है, इनका टाइमिंग पूछ लेते हैं। और इसके अलावा एक आ जाता है बहुपर्पज,
बहुउद्देश्य परियोजनाएं या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये वाली यानी कि जो कि नदियों के ऊपर ही होते हैं, कई डैम बनाए हुए होते हैं, इन डैम ये डैम कहाँ पे है, कौन सी नदी पे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है। ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर एक टॉपिक और होता है जिसके बारे में पूछती है कि ये यानी कि जैसे चावल के अंदर सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश होता है, चावल के अंदर नंबर 2 पे कौन सा देश है, या फिर कपास कौन से देश में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ये वाले टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारा सिलेबस हो गया पेपर फर्स्ट का जीके का, ये वाले टॉपिक जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो काफ़ी बड़ा सिलेबस हो गया, तो हाँ है, बड़ा सिलेबस तो है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ये। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मैंने सारा टॉपिक को छांट के बता दिया आपको कि ये वाले टॉपिक है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर, और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। आपको सारा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने पहले पूरा सिलेबस दिखाया वो नहीं, जो मैंने पहले टॉपिक बताए वो पढ़ो। अगर आप वो कवर कर लेते हो उसके बाद में आप उससे आगे जा सकते हो, पर पहले जो मैंने टॉपिक बता दिए वो मस्ट है, आपको करना ही करना है, उनको तो करना है, उनमें से आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। तो ये तो आपको पहली बात है करना है। अगर आप उसके बाद भी उसके पास टाइम बच जाता है, आपके पास टाइम है, तो आप बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं आप वो वाले टॉपिक पढ़ सकते हो। और इनके अंदर सबसे एक चीज़ बता दूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये वाली 4 टॉपिक आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। और मैं कहूँगा कि ये मत पढ़ो, अगर आप फिर भी पढ़ते हो तो वो आपकी मर्जी है, बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको वो पढ़ने नहीं है। इसके बाद में बात आ जाती है कि सर ये पढ़े कहाँ से, तो ये पढ़ने कहाँ से, या आप ऐसे करो कि एक टॉपिक लो, यूट्यूब पे सर्च करो, एक यूट्यूब चैनल है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो वो है क्रेजी जीके ट्रिक्स, क्रेजी जीके ट्रिक्स से आप पढ़ सकते हो। टॉपिक यूट्यूब से पढ़ना है तो आपको, उसके बाद में अगर उससे वहाँ से नहीं पढ़ते हो तो मैं कहूँगा कि लूसेंट से पढ़ लीजिए। आप ये देख लीजिए लूसेंट, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाले टॉपिक तो आप केवल इसी से पढ़ो। इसके अलावा स्टैटिक जीके के जो टॉपिक बताए हैं उनमें से वो टॉपिक भी आप इसी से पढ़ो। तो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 तो ये हो गए, और उसके अलावा स्टैटिक जीके ये आप इसी से पढ़ो। उसके बाद में आ जाते हैं करंट अफेयर पढ़ लो आप। करंट अफेयर जो कि क्रोनोलॉजी आती है, लास्ट 6 मंथ की क्रोनोलॉजी आ जाती है, लास्ट 6 मंथ की क्रोनोलॉजी आ जाती है, तो आप वो क्रोनोलॉजी लेके आ सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि क्रोनोलॉजी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो करंट अफेयर के सारे टॉपिक है वो क्रोनोलॉजी से पूछ लेते हैं, तो आप क्रोनोलॉजी वहाँ से कर सकते हो। और हाँ, तो आप अगर आपने लूसेंट से ये वाले टॉपिक पढ़ लिए और जो मैंने प्रॉपर टॉपिक बताए वो टॉपिक लो, एक टॉपिक उठाओ, उनको यूट्यूब पे सर्च करो, क्रेजी जीके ट्रिक्स से पढ़ो और उनके नोट्स बना लो। अगर आपने उनके नोट्स बना लिए तो बार बार रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। मैंने भी यही किया था, मैंने जीके को इसी हिसाब से पढ़ा था, लूसेंट से पढ़ा था। जो मैंने बताए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी ये लूसेंट से पढ़े, और उसके बाद में जो करंट अफेयर था वो मैंने भी क्रोनोलॉजी से पढ़ा था। और जो मैं यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ वहाँ से 5-7 टॉपिक पढ़े थे, बाकी मैंने लूसेंट से पढ़ लिए थे। क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ट्रिक्स के माध्यम से बताता है, तो आपको अगर ठीक से याद भी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड ये याद रहेगा कि हाँ उसने इस तरीके से याद करवाया था। तो आप वहाँ से वो देख लोगे और नोट्स बना लोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में अटक जाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब इसके बाद में बात करते हैं अगली सब्जेक्ट की। अगली सब्जेक्ट आ जाती है रीजनिंग। तो ये सारे टॉपिक देख लीजिए जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लीजिए। अब इसको डिटेल से बता देता हूँ, ये देख लीजिए। ये कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग का, इसके बाहर कहीं भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने जो ये टॉपिक निकाले हैं वो सारे पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं डीएसएसबी की, किसी की भी, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर कोई भी नॉन टीचिंग के एग्जाम में, सारे में जो रीजनिंग कवर है वो यहाँ से निकालिए। ये देख लीजिए। अब ये सारे के सारे टॉपिक है जो रीजनिंग के कंप्लीट टॉपिक है, ये देख लीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक आ गए इसके अंदर। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा कुछ खास है नहीं, आपको सारी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी और रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो नहीं जाती। ये सारे टॉपिक जो मैंने रीजनिंग के बारे में बताई हैं आप वो पढ़ लीजिए। इनमें 1-2 टॉपिक ही ऐसे होंगे जो आपको यूट्यूब से पढ़ने पड़ेंगे, उनके क्लास लेनी पड़ेगी। बाकी बहुत ज़्यादा टॉपिक की आपको क्लास लेनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ईजिली हो जाते हैं। इसके अंदर आ जाता है एक टॉपिक आ जाता है घड़ी और कैलेंडर, ये आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, आप वहाँ से देख सकते हो और कोई भी यूट्यूब सर्च करोगे आप वहाँ से देख लोगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हर कोई भी टीचर जो पढ़ाएगा वो ठीक पढ़ाएगा ये। उसके बाद में अगली आ जाता है टॉपिक, वो आ जाता है पासा और घन, यानी कि डाइस और क्यूब, ये आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ये आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद में कैसा हो, और कोई टॉपिक है नहीं जो आपको
यूट्यूब से या फिर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रीजनिंग के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। रीजनिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं PYQs। अगर आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो लगा लिए तो आपका ऑलमोस्ट अपने आप ही कवर हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ऐसे मत करो कि आपने कहीं एक केवल टीजीटी के लगाए, बाकी किसी और के नहीं लगाए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको जहाँ से मिले, रीजनिंग के जितने मिले उतने लगाओ, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रीजनिंग के लिए लगाए थे, मैंने और कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए थे, जो कि बहुत हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर लगा लेते हो तो आप वो भी, जो कि मैंने सारे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग के जो भी मेरे को मिला वो सारे के सारे लगा लिए थे। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, वहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो मिल जाते हैं यूथ पब्लिकेशन की। आप वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ से इनके टॉपिक लगा सकते हो। अगर उसके बाद में भी आपको ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए, उसके बाद में भी आपको लगाना है, तो मैं एक बुक सजेस्ट कर दूंगा आपको। वो बुक है ये रामनिवास माथुरिया सर की, ये बुक है रीजनिंग की। इसके अंदर सारे टॉपिक कवर हैं। तो आप रीजनिंग, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरे लगा लिए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही लगाओ। उसके बाद में अगर आप पे टाइम मिलता है तब आप रामनिवास माथुरिया सर की ये बुक लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने हो सके उतने लगाओ। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 19 से लेकर 20 नंबर आप आसानी से लेके आ सकते हो। 19-20 मार्क्स आप बड़े आसानी से ले आओगे अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरे लगा लिए। पूरे भी नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तकरीबन 60 से लेकर 65 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको लगाने हैं, जिसके अंदर 27-28 तो टीजीटी के ही मिल जाएंगे आपको, टीजीटी पीजीटी के ही मिल जाएंगे। उसके बाद में आप नॉन टीचिंग के लगा सकते हो, जो कि बहुत क्वेश्चन होंगे उनके अंदर, बहुत सारे पेपर सेट मिल जाएंगे अगर आप ट्राई करोगे, दुकान पे जाके देखोगे। और यूथ पब्लिकेशन या फिर एचडी पब्लिकेशन, इन दो में से कोई भी एक बुक मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से देख लोगे। तो मैं कहूँगा रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लगाओ। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट देखते हैं। अगली सब्जेक्ट आ जाती है मैथ। मैथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाती है, जिसके ये टोटल टॉपिक है। ये सारे टॉपिक अब तक जो भी एग्जाम है उसके अंदर इन टॉपिक से बाहर कोई भी और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये वाले कंप्लीट सिलेबस है जो मैं दिखा दिया हूँ मैंने आपको। ये वाले टॉपिक देख लीजिए सारे के सारे, और ये सारे टॉपिक लगभग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अब बात आ जाती है कि सर मैथ को पढ़ना कहाँ से, मैथ के क्वेश्चन कहाँ से लगाने, आपने कहाँ से लगाए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसमें सही तरीके से पढ़ाई की, आप इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, और अगर रेगुलर पढ़ते हो उसको, तो आप इसके अंदर 18 से लेकर 20 मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हो टाइम के अंदर। यानी कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि टाइम के अंदर आप इसके अंदर पूरा कवर कर सको। एग्ज़ाम के अंदर फिक्स टाइम के अंदर तकरीबन 20 से 22 मिनट के अंदर आप इसको कवर कर लो। तो इसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, मैथ बाय पवन राव सर, यानी कि पवन राव सर हैं यूट्यूब पे जिनका चैनल है। आप पवन राव सर से मैथ पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। उन्होंने इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है, और वहाँ पे उन्होंने रेलवे के लिए पढ़ाया है, जो कि DSSB के लिए काफ़ी अच्छा है। उन्होंने लगाया वहाँ पे रेलवे का जो थंबनेल है वो लगा रखा है, लेकिन वो केवल रेलवे के लिए नहीं, उन्होंने बेसिक से पढ़ाया है। तो अगर आपको कवर करना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। वो उन्होंने बेसिक से और हायर लेवल तक, यानी कि बेसिक से लेकर उन्होंने हायर लेवल तक सारा सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर आप वहाँ से पढ़ते हो तो आपका मैथ पूरा कवर हो जाएगा। मैथ के अंदर आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। ये नहीं कि आज आपने मैथ निकाली, कल नहीं निकाली, फिर छोड़ दिया, फिर निकाली, ऐसा नहीं। आपको मैथ डेली बेसिस पे निकालनी है। और इनके अंदर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ोगे। इसके अलावा ये सारे जो कंप्लीट टॉपिक हैं, यदि मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, क्या देख लीजिए सारे टॉपिक आ गए, ये सारे टॉपिक आ गए जिसके अंदर ये देख लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते, आपको इनको आसानी से कवर कर सकते हो अगर आपने ठीक से पढ़ा है। और इसके बारे में मैं बुक बता देता हूँ कि आपको इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल लिया आपने, इसके अंदर भी जैसे रीजनिंग में बताया, पहले आप मैथ के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, सारे के सारे जितने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए वो निकालो। उसके बाद में अगर आप पे टाइम मिलता है, उसके बाद में आप किसी बुक पे आ सकते हो। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी बुक बता देता हूँ।
मैथ के अंदर ये बुक आ जाती है, RS अग्रवाल सर की बुक है ये मैथ की, जो कि अगर आप DSSB के अलावा और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें सारे टॉपिक मतलब सारे जो पैटर्न के हिसाब से होते हैं कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वो सारा बता रखा है इन्होंने, और अच्छे से सारे क्वेश्चन मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन या फिर मीडियम या फिर हायर लेवल सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं इन्होंने। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो मैथ के अंदर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के बाद यहाँ से करना आपको ये वाली बुक लगानी है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, वो लगाओ, उसके बाद में ये वाली बुक लगा सकते हो आप। और अगर आपने इस तरीके से किया तो आपके आराम से 18 से लेकर 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। अगर आपने इसमें इस तरीके से पढ़ा तो आसानी से आप लेके आ जाओगे 18 से 20 नंबर। अब इसके बाद में अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अगली सब्जेक्ट आ जाती है हिंदी, जनरल हिंदी। जैसा मैथ और रीजनिंग के बारे में बताया आपको मैंने, उसी हिसाब से हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको पेपर फर्स्ट के अंदर मार्क्स लेके आने, क्योंकि हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप थोड़ी सी मेहनत के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। 18 से लेकर 20 मार्क्स, यानी कि इसमें तो लोगों ने 20-20 मार्क्स भी लिए हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ी सी तरीके से या ढंग से मेहनत करते हो और तो इसके अंदर आप आसानी से 20 मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि जो हिंदी का पेपर होता है वो काफ़ी इजी पेपर होता है। इसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़े कहाँ से, इसके अंदर ये वाले टॉपिक पढ़े कहाँ से। अगर आपने इन टॉपिक को पढ़ लिया, उनके नोट्स बना रखे हैं आपने, या फिर आपने उन टॉपिक को अच्छे से कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ लिया, तो आपको अगर एक बार सिलेबस कवर कर लिया तो आपके बस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आपके नंबर कटते हैं नहीं बहुत ज़्यादा। इसमें ऐसा हो जाता है कि आप जितना देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतने आपके मार्क्स पढ़ते रहते हैं। तो ये देख लीजिए आप एक बार सिलेबस, टोटल सिलेबस देख लीजिए, कंप्लीट सिलेबस है ये, जिसके अंदर वाक्य शुद्धि आगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, वाच्य, कारक, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द और वाक्य रचना, वाक्य भेद, संधि, समास, ये देख लीजिए। ये मुहावरे लोग होते हैं और अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर ये वाला टॉपिक, ये वाला अकेला ये 5 नंबर का आ जाता है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाला बहुत ईजी होता है। हिंदी में आप आसानी से मार्क्स लेके आ सकते हो, और आपने पढ़ भी लिया तो एक बार ठीक से पढ़ लिया तो आपके 15-16 मार्क्स तो आपको ईजीली मिल जाएंगे आपको हिंदी के अंदर, अगर आपने एक बार ऊपर से पढ़ लिया। लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो उसके अंदर 20 मार्क्स तक लेके आ सकते हो, कंप्लीट मार्क्स लेके आ सकते हो इसके अंदर। तो जो हिंदी है उसके लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ना कहाँ से। हिंदी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने ही देखने हैं, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या फिर जीके, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लगभग सारा पोर्शन कवर हो जाता है। उसी के अंदर से ऑलमोस्ट तो ऐसा होता है कि इन्होंने इतने सारे पेपर ले लिए कि वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, खासकर हिंदी और जो इंग्लिश हो गई। इसके अंदर तो ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। या फिर जीके की बात कर लें हम, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो आपका ऑलमोस्ट लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप पढ़ना कहाँ से, आपको ये पढ़े कहाँ से। इसके लिए सबसे ईजी बुक है, एक है जो नवीन हिंदी व्याकरण आ जाती है, नवीन हिंदी व्याकरण। आप वहाँ से पढ़ो, क्योंकि नवीन हिंदी व्याकरण के अंदर जो टॉपिक हैं, जैसे कि आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, ऐसे जो टॉपिक है वो नवीन हिंदी व्याकरण के माध्यम से कवर कर रखे हैं इन्होंने, नवीन हिंदी व्याकरण में सारे के सारे। उसके बाद में कुछ टॉपिक ऐसे हो जाएंगे जैसे कि विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये देख लीजिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद में तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, और ये देख लीजिए 5 तो ये हो गई। उसके बाद में एक हो गया समास, ये देख लीजिए। ये 5-6 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको नवीन हिंदी व्याकरण से नहीं पढ़ के आप कोई भी अदर बुक ले सकते हो, जिसके अंदर ये वाले अच्छे से, जिनके अंदर खूब सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर रखे हो, ऐसी आप एक बुक लीजिए। मेरे हिसाब से तो मेरे पास एक बुक, तो मैंने जिस बुक से पढ़ा था वो वाली ये बुक थी। चूँकि मैंने जो पहले टॉपिक बताए वो वाले टॉपिक तो मैंने नवीन हिंदी व्याकरण से पढ़े, उसके बाद में जो अदर सब्जेक्ट जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे टॉपिक मैंने इस बुक से पढ़े थे।
क्योंकि ये राजस्थान की है, इसके अंदर ये RS के सारे टॉपिक हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से दे रखा था, इसलिए मैंने यहाँ से किया था। इसके अलावा आप कोई भी बुक ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही बुक लो। आप ऐसी बुक देख लो जिसके अंदर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द, ऐसे जो सारे के सारे अच्छे से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दे रखे हों, वहाँ से पढ़ लो। वो वाली बुक लेके आप कोई भी बुक ले सकते हो। लेकिन इसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले पढ़ो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो वाले पहले कवर करो, उसके बाद में किसी और बुक पे जाना। इसके बाद में आप कहोगे कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक चाहिए हमें, तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको एक बुक बता देता हूँ मैं। ये देख लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जो क्वेश्चन आपने पढ़ने के बाद, उसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली बुक ले लीजिए। इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, TGT, PGT या PRT के जो काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, उन्होंने चैप्टर वाइज सोल्व करवा रखे हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अंदर तकरीबन 13,000 के आसपास में क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बुक है जो कि यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, आप यहाँ से देख लीजिए। तो हिंदी के लिए हो गया आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एक बुक ले जो कि नवीन, उसके बाद में नवीन हिंदी व्याकरण, उसके बाद में कोई भी सामान्य हिंदी की बुक ले लीजिए जहाँ में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसे क्वेश्चन हो, जैसे सारे टॉपिक कवर कर रखे हो, खूब सारी इनके अंदर जो शब्द शुद्धि जैसे टॉपिक आ रखे हो सारे, वहाँ से देख लो। उसके बाद में प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आपको इसको ठीक से पढ़ा तो आपके अंदर आपको ये अच्छे खासे मार्क्स दिला के जा सकती है। इसके बाद में अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, इंग्लिश। काफ़ी लोगों को इंग्लिश का काफ़ी डर रहता है और इंग्लिश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इंग्लिश के ये जो टॉपिक है ये सारे कंप्लीट सिलेबस है। इसके बाहर से इंग्लिश के अंदर कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछेगी DSSB, ये कंप्लीट सिलेबस आ जाता है इसका। इसके अंदर आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं वोकेबलरी। अगर आपने वोकेबलरी कवर कर ली और जो अनसीन पैसेज आ जाता है लास्ट में 5 नंबर का, वो वाला कर लिया, तो आपके 13-14 क्वेश्चन तो यहीं से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वोकेब के अंदर ये करीबन 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लेती है। और उसके बाद में जो 5 नंबर का जो लास्ट का पोर्शन आ जाता है, एक पैसेज आ जाता है, वो 5 नंबर का हो गया, तो ये लगभग 13-14 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आप वोकेब को ठीक से कवर कर लेते हो तो वोकेब के साथ साथ में आपके कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि वोकेब के साथ साथ में कवर हो जाएंगे। और अगर आपने वोकेब अच्छे से याद कर ली तो आपको अदर क्वेश्चन का मीनिंग समझने में आसानी होगी और अदर क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। जिसके अंदर आ जाते हैं अपने एरर वाला, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एरर वाला, वो आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद में आ जाता है जो कि सीक्वेंस होती है, जिनकी 1 2 3 4 इनके अंदर सही सीक्वेंस से जचाने वाला क्वेश्चन, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपने ये वाले वोकेब, पैसेज और वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन के लिए, तो ये आपके 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने ये वाले टॉपिक कर लिए तो आपके 15 से 16 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बहुत होते हैं, जो कि अबव एवरेज हैं। 15 से ऊपर जो भी मार्क्स हैं वो अबव एवरेज हैं। तो आप 15 से मार्क्स तो केवल ये वाले टॉपिक पढ़ के लेके आ सकते हो। लेकिन वोकेब पढ़ना इतना आसान नहीं होता, वोकेब को याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। वोकेब एक ऐसा पोर्शन है जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आप वोकेब को जितना रिपीट करोगे, जितना बार पढ़ोगे, उतना ही आपको याद होते जाएगा। ये नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा, एक बार में तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि ये किस हिसाब से है, इस वोकेब का मीनिंग क्या है, इसका ये जो सिंटोनम, एक बार में तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि क्या ये सच में इसका एंटोनम है या फिर इसका सिनोनम है। तो आपको बस बात यह है कि आप जितने बार इसको पढ़ोगे, जितने बार इसको रिवाइज करोगे, उतना ही आपका कवर होता जाएगा, उतना ही आपका अच्छे से याद होते जाएंगे आपको। और वोकेब कोई भी 1 या 2 बार में पढ़ के याद नहीं कर सकता। वोकेब को आपको ज़रूरी है 25 से 30 बार आप वोकेब को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और इस बात पे फोकस मत दो कि आप इसको एकदम रट लो, रटना नहीं है। वोकेब को ऐसा होता है कि आप वोकेब को जितने बार रिवाइज करोगे वो आपके दिमाग के अंदर बैठती जाएंगी, दिमाग के अंदर बैठती जाएंगी। रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, जितना रिवाइज करोगे उतना आपको याद होते जाएंगे, वो अपने आप याद हो जाएंगे। अगर जब आप 10वीं या 11वीं बार रिवाइज करोगे तो आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा वोकेब को आप ट्रिक्स के माध्यम से याद करो। कुछ वोकेब्स ऐसे होती हैं जो ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद हो जाएंगी। अब बात आ जाती है पढ़नी कहाँ से। तो अगर आपको वोकेब पढ़नी है तो वोकेब के लिए मैंने मदर्स की 2 छोटी छोटी बुक, जिसके अंदर
एंटोनिम जिसके अंदर वन वर्ड और इडियम पेजेज, ये दोनों टॉपिक इनकी मैंने PDF डाल रखी है टेलीग्राम पे। आप अगर वो वाले वोकेब भी याद कर लेते हो तो वो बहुत हो जाती है वोकेब। उसके बाद में एंटोनिम और सिनोनिम, इसके लिए आप कोई भी मदर्स की, इसके अलावा एक मदर्स की बुक आती है जहाँ से आप एंटोनिम और सिनोनिम देख सकते हो। बहुत बारीक सी बुक आती है, जो मैंने PDF डाली है उसी की तरह की आती है, क्योंकि वो मेरे पास थी नहीं और मुझे वो मिल नहीं रही। अगर आप ट्राई करोगे दुकान पे तो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से एंटोनिम सिनोनिम याद कर लीजिए। इसके बाद में आ जाते हैं कि सर ग्रामेटिकल पोर्शन कहाँ से कवर करें। अगर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करना है तो उसके लिए मैं बुक बता देता हूँ आपको। यह है ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने के लिए नीतू मैम की है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे इस बुक के अंदर आप अगर 3-4 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपका हो जाएगा आपको याद। उसके बाद में भी इसमें भी ऐसा ही होता है कि आप जितने बार रिवाइज करोगे, जितने बार पढ़ोगे, उतना ही याद होते जाता है। तो ज़रूरी हो जाता है कितने बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना रिवाइज कर रहे हो, कहाँ से देख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट लगाते हो उतना ही आपको ईजिली हो जाएगा, उतना ही आपको ईजिली याद हो जाएगा, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको इनके पैटर्न का पता लग जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो पता लग जाता है। इसके बाद में वोकेब है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ऑलमोस्ट रिपीट होती रहती है। तो अगर आपने वोकेब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी याद कर ली तो वो भी बहुत हो जाती है। तो सबसे पहले सजेस्ट करूँगा मैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। उनकी जो वोकेब है उनको एक बुक में लिख लो, कहीं पे आप उनको नोट डाउन कर लो और वहाँ से रिपीट करते रहो, वहीं से आप याद करते रहो। और जो मैंने बुक बताई है, जो बारीक बारीक बुक है मदर्स की, जिनकी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। अगर आपको इनकी PDF देखनी है तो ऊपर मिलेंगे आपको, सबसे ऊपर टेलीग्राम पे डाल रखी है, वहाँ से देख लो, तो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो इंग्लिश का इस हिसाब से आप कवर कर सकते हो। और अगर आपको क्लास लेनी है तो आप इंग्लिश के तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, आप इन नीतू मैम से खुद से ले सकते हो, वहाँ से भी मिल जाएंगी। या फिर इसके बाद में भी अगर आपको लेना है तो आप टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप देख सकते हो, आसानी से ढूंढ के मिल जाएंगे आपको। अगर आप अच्छे से ढूंढोगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे, और इस हिसाब से इंग्लिश का भी कवर करोगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी नीतू मैम की इन बुक से पढ़ा था, और जो मैंने बताई वो मेरे पास पहले वो तीनों थी, जो मदर्स एजुकेशन की, वन वर्ड की, एंटोनिम सिनोनिम और इडियम पेजेस, तीनों की वो बुक थी। अभी वो तीसरी बुक मेरे को मिल नहीं रही है, मैंने वहीं से कवर किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको वो मिलती भी नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर याद कर लो एंटोनिम सिनोनिम के लिए, और जो मैंने 2 बताई है वहाँ से याद कर लो, आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो। इस हिसाब से इसमें भी आप आसानी से अगर इस हिसाब से पढ़ते हो तो 15 के आसपास में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे इस हिसाब से पढ़ा। तो इस हिसाब से आपको ज़रूरी है 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हों आपके जो कि आपके बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग तो आपका होना ही होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग हिंदी और रीजनिंग तो 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद में 2 सब्जेक्ट आप मैथ और इंग्लिश 2 में से कोई एक ले सकते हो। इन 3 सब्जेक्ट में आपके 18 से लेकर 20 मार्क्स लाना ही है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके बाद में इंग्लिश और जो आपका GK का पोर्शन आ जाता है उसके अंदर आपको एवरेज से अबाउ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एवरेज से कम लेके आ जाते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अच्छे मार्क्स लाना। क्योंकि अगर आपने पेपर फर्स्ट के अंदर अच्छे मार्क्स ले आए, पेपर फर्स्ट के आप अपने अच्छे मार्क्स कवर कर लिए, तो आपको पेपर सेकंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पेपर सेकंड से या फर्स्ट से आपका ऑलमोस्ट आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो क्या पर 85+ मार्क्स लेके आओ पेपर फर्स्ट के अंदर, तभी आपका जो पेपर सेकंड है वो आपका, अगर आपने कम पढ़ रखा है उसके अंदर कम टॉपिक कवर है आपके, तो भी आपका DSS भी क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में मैं एक और बताना भूल गया, हिंदी के अंदर अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो उनके ऊपर यूट्यूब पे एक चैनल है, सुमन लता मैम का है, हिंदी बाई सुमन लता मैम। तो हिंदी ग्रामर आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सुमन लता मैम आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएंगी, काफ़ी अच्छी मैडम है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। आप हिंदी वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों,
और इसके बाद में ये था पेपर फर्स्ट के लिए बता दिया मैंने आपको, ये डिटेल से बता दिया है। इसके बाद में आपको मैं पेपर सेकंड के लिए भी स्ट्रेटेजी जल्दी बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। पेपर सेकंड के अंदर भी आपको कि एनसीईआरटी के अंदर कौन सी बुक से कौन सा टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है आपको, और जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे वो कहाँ से पढ़ने हैं, उसके बारे में भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी थी कि जो टीजीटी एसएसटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं अपने यूट्यूब पे डेली बेसिस पे सोल्व करवा रहा हूँ। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने एसएसटी सब्जेक्ट के, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से सोल्व कर सकते हो, उनको देख सकते हो, साथ साथ में पढ़ सकते हो। और उनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देता हूँ, तो आप वहाँ से उनकी पीडीएफ देख सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको सोल्व करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लें। और इसके बाद में जल्दी मैं कॉमन पेपर के भी सोल्व करवाऊँगा, जो पेपर फर्स्ट है उसके भी सोल्व करवाना चालू कर दूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इस वजह से मैं इतने पेपर सोल्व नहीं करवा रहा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।